वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरी मच इंटरेस्टिंग। क्या चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? हमने जो आज तक सुना है कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। लेकिन ये जो डिफिनेशन है ना स्केलर और वेक्टर की, ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। एप्रोप्रिएट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। वी आर मिसिंग समथिंग, हम कुछ मिस कर रहे हैं। यानी स्केलर और वेक्टर को अच्छे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट को मिस कर रहे हैं। टू फुलफिल दैट गैप, वो गैप भरने के लिए आज हम मोस्ट एफिशिएंटली यही समझ सकेंगे कि आखिर स्केलर और वेक्टर के बीच में फर्क क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछूं, दैट इज करंट, जो चार्ज की वजह से होती है। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं करंट क्या है, आप बोलोगे सर क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड है? आई विल आंसर यस। क्या डायरेक्शन है? आई विल आंसर यस। आप बोलोगे सर फिर तो ये सिंपल है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है फिर तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट आई विल से नो, करंट वेक्टर नहीं है। करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। यू विल गेट सरप्राइज्ड, आप हैरान से होंगे, अरे भाई अगर इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है फिर तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन स्केलर क्यों है? इसीलिए तो मैंने बोला था ये जो आपके पास डिफिनेशन है ना, नेसेसरी है, एप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अब हम समझते हैं कि वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट डेफिनेशन क्या है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको एडिशन के लिए अलजेब्रिक रूल्स फॉलो होते हैं। कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? अलजेब्रिक रूल्स। ये वो रूल्स होते हैं जिससे हम सिंपली रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने दो रियल नंबर्स को ऐड करना है, 2 और 3 हमारे पास रियल नंबर्स है, अगर हमने ऐड करना है हम सिंपली बोलते हैं 2 + 3 = 5। दीज आर अलजेब्रिक रूल्स। अगर हमने अभी 3 में से
2 को सब्ट्रैक्ट करना है, हम बोलेंगे 3 - 2 = 1. दीज आर अलजेब्रिक रूल्स. जिस फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन के लिए या मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करते हो, वो क्वांटिटी स्केलर होती है, वो वेक्टर नहीं होती है. जो मैंने एग्जाम्पल ली थी करंट की, अगर मैं अभी आपको बोलूं मेरे पास 2 करंट्स आ रहे हैं किसी जंक्शन पे, अगर मेरे पास ये एक जंक्शन है, यहाँ पे एक करंट आ रही है 1 एम्पियर, 1 तो मैग्नीट्यूड है और एम्पियर यहाँ पे करंट का यूनिट है, और यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर. I will say to you, I will ask to you students, what will be the outgoing current? What you will say? What will be your answer? You will say, sir, 1 ampere plus 2 ampere is equal to 3 ampere. Yes, you are absolutely correct. The outgoing current is 3 ampere. What we applied here? Algebraic rules? Yes. 1 ampere plus 2 ampere, 3 ampere. If you are applying algebraic rules, it means that current is a scalar quantity. Then what is the vector quantity? Vector quantity is where we are applying vector rules of addition. Vector rules of addition. If you are studying in class 9th, you will come to know these rules in class 11th. We have mainly one of the useful vector rule, that is parallelogram rule or parallelogram law. Parallelogram law or parallelogram rule. स्टूडेंट्स, अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट लूं, डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉडी पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है टुवर्ड्स पॉइंट बी, टुवर्ड्स पॉइंट बी. Let's suppose body cover 2 meters from point A to point B. After some time, after reaching to point B, this body starts traveling towards the direction C. Let us suppose the distance between B and C is 3 meters, and the angle with the horizontal is 30 degree. Now my question to you is that what is the total displacement? This time also some students may answer that total displacement is 2 meter plus 3 meter, that is equal to 5 meter. But I will say no, this is not the correct answer. Here we have to apply the vector rule, that is parallelogram law of vector addition. What will be the total displacement here? For that I have to apply the vector rule of addition. What is the vector rule of addition? That is parallelogram law of vector addition. Simple. I will transfer this vector AB in the forward direction. It means I will shift it parallelly without changing its magnitude and without changing its direction.
It means after shifting, this point A will be here and this point B will be here. Let's give this another name, D. You know that in vectors we can simply shift the vector from one location to another location, provided that there should be no change in magnitude, no change in direction. Then applying the parallelogram law. What is the parallelogram law? The resultant of the two vectors will be always directed along the diagonal. Along the diagonal. Students, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, लेकिन हमने वो डायगोनल लेना है जहां पे ये दो वेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हो और वो डायगोनल उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए। इसलिए हमने ये वाला डायगोनल यहाँ पे चूज किया है। तो फिर हम एक पैरेललोग्राम को बनाते हैं, इसलिए तो हम इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेप हमारे पास आई है ये एक पैरेललोग्राम की तरह। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का आंसर क्या होता है? दिस रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम ये दो वर्टिकल लाइंस शो करते हैं ना, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू। It is equal to square root of, in class 11th you will come to know the derivation of this very equation. Resultant is equal to square root of first vector, that is BD square. After that, students, here I shifted this BC to the position of DE, provided that there is no change in magnitude, no change in direction. Direction is same and magnitude will be also same. That is DE square. After that, 2 times of vector A, 2 times of vector A, vector B, cos of the angle between the two vectors. What is the angle between these two vectors? 30 degree. Now what will be our answer? स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना, 2 और 3 हमारे पास यहाँ जब आपने डायरेक्टली आंसर दिया था, आपने 5 मीटर आंसर दिया था। लेट्स चेक इट आउट। देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास जो रिजल्टेंट का आंसर आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BD 2 मीटर्स, 2 का स्क्वायर हो गया 4। आफ्टर दैट DE 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 टाइम्स दिस, 2 2s are 4। आफ्टर दैट 3, 4 3s are 12 and cos of 30 degree. Cos of 30 degree. What is the value of cos 30? Root 3 divided by 2. Cos of 30 is root 3 divided by 2. What will be your answer? 13 plus 6, 13 plus 6 root 3. स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 4.84। लेकिन जब हमने डायरेक्टली आंसर दिया था, अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करके आंसर दिया था, वो 5 था। लेकिन वेक्टर रूल्स को फॉलो करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4.84। डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा वेक्टर रूल्स अप्लाई करते हैं, न कि अलजेब्रिक रूल्स। इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं। ये सब सुन के अब आप सिंपली मुझे आंसर कर सकते हो। जो टॉपिक का नाम है, इज चार्ज स्केलर और वेक्टर। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई
बहुत सारे चार्जेस देता है, लाइक +2 कोलम, +3 कोलम, -5 कोलम, +6 कोलम। स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द टोटल चार्ज, you will simply add these charges. You will apply the algebraic rule, that is taking the sign into consideration. Students, mind it, 3 plus 2 is 5, 5 plus 6 11, 11 minus 5 is 6, 6 coulomb plus 6 coulomb will be your answer. What you applied here? Algebraic rules. Did you apply vector rules? No. Then what is charge? Scalar or vector? Sir, scalar. It means that you got the answer very easily. Hope कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. Thanks a lot and do watch my videos regularly. Thank you.